सबका स्वागत भाई, सबको राम राम। मंडे आज 15 तारीख है दोस्त, 15 सितंबर 2025 और जीएनएम पढ़ेंगे डॉक्टर अजय भाई। हाँ जी। और जीएनएम में हमारा चैप्टर चल रहा है मस्कुलर सिस्टम। और मस्कुलर सिस्टम में हम आज टॉपिक क्या रहेगा हमारा, मसल स्पाज्म हो गया था डॉक्टर प्रशांत भाई। अजय भाई, ये मसल स्पाज्म चलेगा शायद, या हाँ जी। या फिर स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी है, हाँ, स्पाज्म हो चुका है। स्पाज्म हो चुका है तो स्पास्टिसिटी चलेगा। तो 15 तारीख डाल लेते हैं, 15/9/2025। ये राम राम हमारा बॉस। राम राम जी राम राम। डॉक्टर दीपशिखा। राम तो सभी को। राम राम भाई, अमित भाई को भी राम राम। राम राम। राम राम भाई। तो आज डॉक्टर दीपशिखा 313 पेज पे स्पास्टिसिटी से चलेंगे। मस्कुलर सिस्टम चल रहा है हमारा जीएनएम में। जी जी बॉस। स्पास्टिसिटी जो हेडिंग आ रहा है, अब ये 3 हेडिंग बचे हैं, 2 किसके अंतर्गत, जो एस्पेक्ट्स ऑफ द मसल इनर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। तो स्पास्टिसिटी में कह रहे हैं सेम एसबीएस होगा जो पीछे चला आ रहा है, और पीछे जो एसबीएस चला रहा है वो चला आ रहा है मोटर कॉन्फ्लिक्ट, पैरालाइज्ड विद फियर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल और अलाउड टू मूव। एग्जाम्पल कह रहे हैं इसमें, ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी द अनबॉर्न चाइल्ड एक्सपीरियंसेस इट्स पेरेंट्स काउंटलेस लाउड आर्गुमेंट्स is equal to motor conflict of not being able to run away. In the active phase, paralysis of the calf muscles. In the healing crisis, cramps. In hanging, healing permanent cramps. जिससे फिर कह रहे हैं कि the child is born with talipes equinus, यानी कि क्लब फुट। क्या बढ़िया एग्जाम्पल दिया है दोस्त। After birth, the parents continue to argue. एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि लास्ट पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी जो था उसमें उस दौरान एक अनबॉर्न चाइल्ड ने ये एक्सपीरियंस किया डॉक्टर दीपशिखा के पेरेंट्स ने जो के बीच में काउंटलेस लाउड आर्गुमेंट्स होती थी, झगड़ते रहते थे, जिससे बच्चा चला गया मोटर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू रन अवे। अब वहां से भाग के जाए कहां। तो एक्टिव फेज में यहाँ पहले पैरालिसिस ऑफ काफ मसल्स होगा, उसके बाद जब हीलिंग क्राइसिस आएगी तो क्रैम्प हुए उस बच्चे को, और हैंगिंग हीलिंग में परमानेंट क्रैम्प्स रह गए, जिससे बच्चा पैदा हुआ टेलीपीज इक्विनस के साथ, यानी कि क्लब फुट के साथ। और आफ्टर द बर्थ द पेरेंट्स कंटिन्यू टू आर्गू। बर्थ के बाद भी पेरेंट्स में आर्गुमेंट चलती ही रही। ऐसे बच्चे कई बार देखने को मिलते हैं। अभी आप फ्राइडे में पता नहीं आप आई नहीं थी शायद इस बार। नहीं। इस बार एक कैंप का केस था जो सर को दिखाना आया था, वैसे तो कैंप में चल रहा है। तो उसके क्लब फुट थे, पैरालाइज भी थी लिम्स उसकी स्पास्टिसिटी में, और जो फिट जो थे वो क्लब फिट थे, अंदर की तरफ को हॉकी की तरह मुड़े हुए थे। तो ये, और बड़ी अद्भुत बात यह है जो मैं महसूस किया वहां पेरेंट्स को लेकर के, मुझे अमित पाल भाई ने बताया, वो रहते हैं चैम्बर में मलिक सर के वहां कैंप में। जब वो केस आता है, कह रहे इसके जो पापा हैं ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते, और ये हर बार डांट खा के जा रहे हैं मलिक सर से। इतना बोलने वाला, इतना आर्गुमेंट करने वाला उसका फादर है, तो जाहिर सी बात है माँ के साथ आर्गुमेंट लगातार उसकी होती रही होगी, और पेरेंट्स के रूप में वो वहां ऐसा प्रदर्शन मिल रहा था जो इसमें बताया गया एग्जाम्पल में मुझे।
बस एक चीज पूछना बस चाहेंगे यहाँ पे। जी यहाँ जैसे ये चीज है कि अनबॉर्न चाइल्ड एक्सपीरियंसेस हिज पेरेंट्स काउंटलेस लाउड आर्ग्यूमेंट, और वो ऐसा फील करता है कि नॉट बीइंग एबल टू रन अवे। हाँ जबकि नॉर्मली जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं प्रेगनेंसी की, तो हम लोग ये कहते हैं कि माँ ने क्या फील किया। तो क्या ये हाँ माँ की फीलिंग रही होगी कि वो आर्ग्यूमेंट से भाग नहीं पा रही है, वो हट के क्या हाँ कर रही है, या ये बच्चे की होनी बिल्कुल चाहिए? पैरेलल हो सकती है जो आप कह रही हैं यही। माँ उस आर्गुमेंट से भागना चाहती है, यही मैसेज बच्चे को भी मिलता है। हाँ। माँ आप बिल्कुल आपका पवन, हाँ अमित। हम्म, दीपशिका, ये एक तरह से डिडक्टिव लॉजिक में भी जा सकते हैं वो, कि हाँ। आपके अफेक्ट क्या हुए, आपके अफेक्ट हुए पैर, आपके अफेक्ट हुए पुट हो गए क्लब। इसका मतलब बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन माँ का और इनके हिसाब से ये बस वही बात है कि ये तो जा रहे हैं डिडक्शन से, ये उस चीज को इतना, मैं वही कह रहा हूँ। देखो इन्होंने भी कहा ना कि प्रेगनेंसी हिस्ट्री लो मदर की, के प्रेगनेंसी में क्या चल रहा था, लेकिन ये कहां से गए कि इस पे स्पाज्म आ गया, इस वजह से कोई एक ऐसी सिचुएशन रही कि बच्चा निकल नहीं पाया उस सिचुएशन से, है बात जी। हाँ लेकिन दीपशिखा का क्वेश्चन ये है कि क्या माँ अब निकलने की ये कोशिश बिल्कुल माँ सही भी है, कर रही थी या बच्चा ही कर रहा था? माँ भी कर रही थी। हाँ ये तो माँ ने यही बच्चा तो मैसेज माँ से दिया। लेके आया, ये तो माँ भी कर बस रही थी। यही हाँ। आंसर है, यही आंसर है दीपशिखा का, कि ये माँ की फीलिंग रन अवे की थी और रन अवे का भाई मैसेज गया बच्चे को बिल्कुल, और वो रन अवे कर नहीं ये पाया। दीपशिका, हम्म ये बस वो तो मतलब भैया ने, सर ने साफ साफ कह रखा है इन केसेस में कि बच्चे का फिजिकल और माँ का मेंटल, बच्चे पर फिजिकल इफेक्ट आया तो वो माँ के माइंड में तो वही चल रहा था, माँ वो के मेंटल का दोनों में ही चल रहा बच्चे पे था, वो ना फिजिकल है। बिल्कुल। ना तो माँ भग पाई ना बच्चा भग पाया अब। एक्चुअल में ये पॉइंट ना दीपशिखा का 1 साल पहले भी उठाया था दीपशिखा ने एक क्लास में, और आज फिर उठाया। बहुत अच्छा भाई। बात ऐसी है कि बच्चा यहाँ दोनों मोड में आ सकता है। ये उस दिन दीपशिखा हाँ आपको जी, याद आ जाएगा कि बच्चा यहाँ हो सकता है कि बाहर की तरफ को पैर करके लाता, हाँ जी, और हाँ बच्चा यहाँ अंदर को पैर करके लाया। तो वहां दीपशिका आपको याद हाँ आ जी, जाएगा अपना पॉइंट। दीपशिका की क्वेरी ये थी कि बच्चे का अपना भी कुछ डिसीजन होता है या टोटली माँ को ओढ़ के आता है? बच्चे का अपना भी होता है, ये दिख तो रहा है। ये उस दिन भी बात ये निकल के आई थी ना आखिर में। हाँ तो अगर ये क्लब फिट ना हो करके आउटवर्ड होते इसके फिट, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा वो एक तरह से बाहर को भागने वाला है या अंदर को सिकड़ने वाला है। ये डिस्पोजिशन कैसा है उस बच्चे का, ये उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी सी क्लियर हुई है यहाँ अमित शर्मा के माध्यम से कि माँ का मेंटल और बच्चे का फिजिकल को लेके डिसाइड करो। जो बच्चा फिजिकल लेके आया उससे माँ का वो मेंटल वाला भाव पकड़ो। हाँ जी, तो ये कई बार उठती है ये बात कि इसमें बच्चे का अपना भी कुछ डिस्पोजिशन रोल प्ले करता है, या माँ का बताया हुआ मैसेज टोटल ऐसा का ऐसा ही ओढ़ के आता है। बहुत तो ये बताएगा बच्चे का डिस्पोजिशन। हाँ हाँ, अगर मान लो ये उस दिन भी निकली थी। अगर वो फ्लाइटर होगा या फाइटर होगा, है जी। हाँ जी, हाँ बस देखो उस दिन भी यही सिंपल बात ये निकल कर आई थी कि माँ ने मैसेज दिया मेरे घर परिवार में ऐसा चल रहा है और हाँ आप ऐसे होकर आना। हो हाँ सकता है बच्चा उसको उसी तरह से मान कर आ जाए, और हो सकता है बच्चा कहे कि मैं नहीं मानूंगा। हम ये कह रहे हैं, हमने एग्जाम्पल भी उस दिन भी बात आई थी कि ट्विंस होते हैं, एक साथ दो ट्विन हैं, दोनों के साथ में माँ का तो मेंटल एक ही चल रहा है और माँ का मैसेज भी एक ही जा रहा है बच्चों को। हाँ। लेकिन दोनों ट्विन के डिस्पोजिशन के अकॉर्डिंग उनकी बीमारी, उनकी पैथोलॉजी, उनकी सारी साइकी उनका अलग अलग हो स्वभाव, जाती उनका है, डिस्पोजिशन अलग अलग है आता ना, है। सब हाँ कुछ अलग हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है हमने क्या दिया और बच्चे ने उसको किस तरह से लिया। तो हम अल्टीमेटली माँ ने दिया तो ठीक है, इसीलिए भैया ने या सर ने कहा कि आपको ये डिसाइड कराएगा बच्चे का फिजिकल, के बच्चे ने उस बात को उसी तरह से ले लिया कि बच्चे ने अपना उसमें कुछ लगा दिया, ये रिवोल्ट करा। बिल्कुल बिल्कुल। माँ तो एक मैसेंजर है बस,
मुझे लगता है कि इसमें बस माँ ने तो एक मैसेज दिया है बस। अब उस मैसेज को दोनों बच्चों ने हाँ कैसे डील किया, वो अपने अपने डिस्पोजिशन हाँ से डील किया। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहे हैं मोटोरिक कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑफन ड्यू टू अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशंस एंड टेस्ट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इनोकुलेशंस लेटर इन लाइफ द चाइल्ड इज रेस्ट्रेन्ड। मोटोरिक कॉन्फ्लिक्ट अक्सर अल्ट्रासाउंड की वजह से भी, अल्ट्रासाउंड के एग्जामिनेशन के द्वारा या टेस्ट करना, एमनियोटिक फ्लूइड को टेस्ट करने से भी आ जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर कह रहे हैं इनोकुलेशंस लेटर इन लाइफ इन द चाइल्ड इज रेस्ट्रेन्ड। इनोकुलेशंस का मतलब बाद में जो पोलियो ड्रॉप्स वगैरह पिलाते हैं, हाँ वो भी, या फिर जो इंजेक्शंस इंजेक्शन वगैरह वैक्सीनेशन देते हैं, तो उसकी वजह से भी हाँ। मोटोरिक कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। बिल्कुल। टिश्यू कह रहे हैं वॉलेंट्री मसल्स इनमें शामिल होगी। स्ट्राइटेड मसल सेरिब्रल कोर्टेक्स से गवर्न होती है, ये एक्टोडर्मल लेयर से इसका नर्व सप्लाई वाला जो फिनोमिना है इनर्वेशन के रूप में वो कनेक्ट बनता है, यूजुअली पेयर्ड विद सेरिब्रल मेडुला, और साथ में ये सेरिब्रल मेडुला से भी पेयर रहता है मिजोडर्मल टिश्यू की वजह से न्यूट्रिशन को लेकर के। तो दोनों साथ साथ चलते हैं ये साइमल्टेनियसली एक तरह से। फेस कह रहे हैं हैंगिंग हीलिंग विद एम्फेसिस ऑन द हीलिंग क्राइसिस, परमानेंट टेंशन इन द अफेक्टेड मसल। हैंगिंग हीलिंग होगी और इसमें भी जोर रहेगा, हैंगिंग हीलिंग में भी हीलिंग क्राइसिस वाला, जिसकी वजह से परमानेंट टेंशन आ जाएगी अफेक्टेड मसल के अंदर। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स and if possible resolve them in real life so that the hanging healing can come to an end। तो ये जो बच्चे हमारे पास आते हैं कैंप में, जो परमानेंट टेंशन मसल्स में आते हैं, स्पास्टिक सीपी में आते हैं, तो वो हैंगिंग हीलिंग होती है और उसमें भी हीलिंग क्राइसिस वाला पार्ट ज्यादा लेके आते हैं हमारे पास। हाँ जी। कह रहे मैग्नीशियम क्लोराइड से फुट बाथ कराओ, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी इन्होंने रिकमेंड करी है, हालांकि हमारे यहाँ मना कर दी जाती है होम्योपैथिक में। तो फिजियोथेरेपी ऐसे केसेस में, डांस एंड म्यूजिक थेरेपी, थेरेप्यूटिक राइडिंग, CBD ऑयल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इन ईस्ट प्रोडक्ट, फ्लैक्सीड, कॉड लिवर ऑयल, एक्वापंक्चर, क्लासिक, एक्वापॉइंट, रिफ्लेक्स जोन मसाजेज, सन बाथिंग पॉसिबली अगर है तो ये कराओ, सोलेरियम इफ नेसेसरी, लो डोज ऑफ नाल्ट्रेक्सोन, अगर जरूरत हो सके तो लो डोज नाल्ट्रेक्सोन की भी, LDN की दे सकते हैं स्पास्टिसिटी में। नेक्स्ट तो हेडिंग है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, मोटर न्यूरोपैथी। हाँ भैया जी भाई। सर जैसे हैंगिंग हीलिंग होता है, तो जो मतलब सर इसका मतलब हीलिंग बार बार हो रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या हीलिंग क्या ऐसा भी हो सकता है कि सर अगर उसकी लाइफ में एक बार कॉन्फ्लिक्ट आया और दोबारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया तो भी हैंगिंग हीलिंग में जा सकता है पेशेंट? हैंगिंग हीलिंग में अगर एक बार कॉन्फ्लिक्ट आया और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया तब जाएगा वो हैंगिंग में, वो सॉरी हीलिंग में। हीलिंग में पहली बात तो जब तक जाता नहीं है कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब तक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व ना हो जाए दोस्त। अब वो कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से रिजोल्व हुआ या पार्शियली हुआ या फिर रिकरेंट हो रहा बार बार, ये बातें वहां जाके समझनी पड़ेंगी हमें। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पार्शियली रिजोल्व तो शायद होता नहीं है, या तो होएगा रिजोल्व या नहीं होएगा, है भाई? जी जी। अब बस हाँ, ये हाँ। इसमें ऐसा है, आप जिसको कहेंगे कि ये एक तरह से नहीं, पार्शियली भी हो सकता है कि अब उनके लड़ाई झगड़े खत्म तो हो गए, पूरी तरह से बंद नहीं हुए, या बार बार डॉक्टर श्रेय इसका मतलब ये है कि बार बार वो चीज अभी फिर वही है,
चाहे उसी इंटेंसिटी में नहीं है, क्योंकि ब्रेन फिर वापस वहीं सारी की सारी कॉन्फ्लिक्ट की एक्टिविटी की स्टेट में पहुंच जाता है, तभी तो हैंगिंग हीलिंग होती है कि भाई हैंगिंग वो हीलिंग फिर के वहीं कारण, उसी में रह हैंगिंग हीलिंग के हाँ। कोज देखना है तो एक कोज तो रिकरेंसी है, रिकरेंट बार बार। एक कोज हाँ। ये पार्शियल हील होने जैसा, जो पार्शियल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होने जैसी आप बात कह रहे हो कि भाई झगड़े तो होते नहीं है लेकिन बात बनी नहीं, उस इंटेंसिटी के हाँ। झगड़े तो हो नहीं रहे लेकिन बात अभी बनी नहीं है, तो बंदा हल्का सा सूदिंग में चला गया लेकिन पूरी तरह से हील नहीं हुआ। मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व पूरी तरह से अगर नहीं होता है तो भी हैंगिंग हीलिंग हो सकती है। और यदि रिकरेंट कॉन्फ्लिक्ट है बार बार, तब भी हैंगिंग हीलिंग हो सकती है। तो ट्रैक बन जाएगा। लेकिन जब हम शुरुआत करी थी, दीपशिखा एक मिनट बेटा, जब हमने शुरुआत करी थी तो वहां पे हमारे 3 फिगर दे रखी थी। वो पेज नंबर निकालो जरा एक बार, वहां जाके समझ में आ जाएगी बात दीपशिखा। 3 उन्होंने डायग्राम दे रखे थे कि हैंगिंग हीलिंग किन केसेस में कैसे होती है। बस यही हमें लगा रहा था कि जो ये स्टेट ऑफ सिंपैथिकोटोनिया आएगा वेगोटोनिया के बाद बीच में, और फिर उसके बाद दोबारा वेगोटोनिया नहीं आ पा रहा है, तो वो होगा वो भी हैंगिंग हीलिंग ही होगा। और वो क्यों नहीं आ पा रहा, पहुंचे वो क्यों नहीं आ पा रहा? पेज नंबर 22 पे जाके निकलेगा बस ये, और अपनी पेज नंबर 22 पेज नंबर 20, हाँ हाँ पेज नंबर 22 पे 22 है, 22 पे है। हाँ तो इसमें 3 स्टेज दिखा रखी है, इसमें तीन स्टेज दिखा रही है। एक तो पॉलीसाइक्लिक कोर्स ऑफ इवेंट्स, यानी कि रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हैंगिंग में हो सकता है, और दूसरा दिखा रखा है स्ट्रॉन्ग परमानेंट सिंपैथिकोटोनिया, यानी कि परमानेंट स्ट्रेस हो गया। अब वो परमानेंट स्ट्रेस होने की वजह से वो हीलिंग में आया ही नहीं। हाँ, लेकिन ये सिंपैथिकोटोनिया की इंटेंसिटी डाउन जरूर हो रही है, जो अमित शर्मा कह रहे थे अभी। सेकंड फिगर ये कह रही है कि परमानेंट सिंपैथिकोटोनिया तो है, लेकिन ये आप देख रहे हो ये स्लाइड डाउन हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, तो ये इंटेंसिटी कम तो हो गई है लेकिन ये सिंपैथिकोटोनिया खत्म नहीं हुआ, तो ये हीलिंग में आया ही नहीं। ये बात पक्की है क्योंकि ग्रीन फिगर नहीं दे रखी, ये रेड जोन में ही है, भले इंटेंसिटी कम है। तो बेसिकली यहाँ ये वाली बात आ गई जो अमित भैया कह रहे थे कि उनकी आर्गुमेंट तो हो गई बंद, लेकिन बात बनी नहीं बच्चे के हिसाब से, रिजोल्व नहीं हुआ कॉन्फ्लिक्ट बच्चे का। तो अब वो अभी सिंपैथिकोटोनिया में ही रहेगा। हैंगिंग हीलिंग का दूसरा कारण है ये। और तीसरा इसमें दिखा रखा है हैंगिंग हीलिंग लंबी और बीच बीच में रिपीटिंग कॉन्फ्लिक्ट रिकरेंस हो रहा है। बीच बीच में थोड़ा सा, कहते हैं ना बकरी को खूब अच्छे से खिला रहे हैं, बीच में शेर के सामने को थोड़ी देर के लिए निकाल दे रहे हैं। तो ये है तीसरी फिगर। बस ये ऐसे हो गया कि मम्मी पापा के बीच में अब झगड़ा तो नहीं रहता, लेकिन बच्चा ये रहता है यार ये दोबारा फिर वो आसपास में फिर ना झगड़ पड़े। अब रहता तो नहीं है, प्यार भी इतना नहीं आया, पर अब ये है कि कहीं फिर ना झगड़ पड़े, वो सिंपैथी ज्यादातर तो माहौल बढ़िया रहे, लेकिन उसमें बीच में बहुत थोड़े समय के लिए अभी डाउट सा हो रहा बच्चे को कि यार ये इनका कुछ पता नहीं है कब इस खुशी को खुशी मत मानो भैया, पता नहीं बीच में कब टपके वाला डर है ये। तो ये तीसरी बात। बस अगर ऐसा हो कि जैसे झगड़ा तो बंद हो गया, मैटर तो रिजॉल्व हो गया, लेकिन जो उसका रिजल्ट आया वो हमारे मन के अनुसार नहीं है, मन के अनुसार नहीं आया तो भी हीलिंग हो सकती है। देखो मन के अनुसार नहीं आया तभी तो सिंपैथिकोटोनिया में है, चाहे वो थोड़ा या ज्यादा। अगर मन के अनुसार आ जाए तो वो तो कंप्लीट हीलिंग में चला ही जाना है, फिर हीलिंग हो जाती। हाँ, तो उसमें यही तो कह रहे हैं कि उसे रिजोल्व करके कंप्लीट हीलिंग में ले आओ ताकि उसका एंड हो जाए हैंगिंग इसका हीलिंग का। तो हैंगिंग हीलिंग बहुत अच्छा अच्छे से फिर से एक बार पेज नंबर 22 पे जाकर के हमने देख ली। तो डॉक्टर सरे कुल मिलाकर के हैंगिंग हीलिंग की 3 कंडीशन है कि कंप्लीट सिंपैथिकोटोनिया में पड़ा, या बीच बीच में वैगोटोनिया आकर के थोड़ा सा
लंबा वैगोटोनिया, थोड़ा सा सिंपैथिकोटोनिया आता, या फिर लंबा सिंपैथिकोटोनिया चल के बीच बीच में वैगोटोनिया में भी चला जाता। तो सर ये इसमें एक डाउट बस पूछना था कि जैसे कि अगर कॉन्फ्लिक्ट फेज के बाद हीलिंग फेज आ गया, जहाँ पे सिम्टम्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, और वो हीलिंग फेज अभी पूरा हुआ ही नहीं है, उसी बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो क्या पहला वो हीलिंग फेज कंप्लीट करके फिर कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा, या वहीं से ही कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा? वहीं तो लटका रहेगा, वो सेकंड एसबीएस माना जाएगा, वो सेकंड एसबीएस माना जाएगा। आप ऐसे समझो कि आपने किसी एक वो है तार बंधा हुआ है, आपने उस पर एक वो मारा, डंडा मारा, तो उसमें एक वेव चली, ठीक। जब एक वेव चल जाती है तो वो किनारे पे निकल जाती है आर पार, है, और आपने वो पहली वेव तो आगे बढ़ी नहीं थी, फिर दोबारा मार दिया उसमें, तो अब वो वेव कंफ्यूज हो जाएंगी, कहीं तो उसके साथ मिलके उसका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा, और कहीं वो नील हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? वेव बना के पेपर पे बार बार वेव बना करके, कहीं तो वेव दोनों आपस में एक ही एम्पलीट्यूड में आकर के रेजोनेंस में चली जाएगी, और कहीं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगी, कहीं एक दूसरे को माइनस की तरफ ले जाएंगी। तो ये एक तरह से पूरा कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाएगी। इसको उस तार से भी समझ सकते हो, या एक तालाब में आप एक कंकर अब डाली, वो पूरी तरह से रिपल शांत नहीं हुआ था, दूसरी तुरंत फिर डाल दी, तो वहां जो रिपल्स हैं, वहां जो वेव्स हैं, वो क्लियर नहीं होंगी, वहां हैंगिंग भी होगा, वहां एक्टिव भी होगा। लेकिन जब भी कोई भी नई रिपल पैदा कर रहे हो, वो या तो न्यूट्रलाइज हो जाए दूसरे के साथ क्रॉस करके, या फिर आर पार हो जाए, है ना। तो ऐसा मिलेगा दोस्त, यहाँ मिक्सचर मिलेगा। आप बल्कि ये कह लो कि बिल्कुल क्लियर नहीं होगा कि मैं इसे हैंगिंग में मान लूं या मैं इसे कॉन्फ्लिक्ट उसमें एक्टिव में मानूं। तो ये ऐसा मिक्स स्टेट हो जाएगी। लेकिन जो नियम कहता है जीएनएम का, नियम ये कहता है कि जब कोई भी एक एसबीएस स्टार्ट हो जाता है तो वो पूरा साइकिल पूरा करता है। वो अगर कोई भी एक बार एसबीएस आने के बाद सिंपैथिकोटोनिया में नॉर्मोटोनिया डिस्टर्ब अगर हुआ, तो पहले फिर वो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में जाएगा, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में मतलब कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव रिजोल्व होकर के सिंपैथिकोटोनिया में जाएगा। नहीं सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। कॉन्फ्लिक्ट आया तो सिंपैथिकोटोनिया में आया, जब ये कॉन्फ्लिक्ट चला गया तो वैगोटोनिया में जाना ही जाना है, जिसमें हीलिंग फेज 1, हीलिंग क्राइसिस और हीलिंग फेज 2 के थ्रू वो एक साइकिल पूरा होता ही है। अगर इन बिटवीन दूसरा रिपल आ गया तो वो उसमें मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के 2-3 कंडीशन बनती है। अगर वो उसकी वेव के साथ मेल खा गया तो रेजोनेटिंग यानी कि स्टेट एनहेंस हो जाएगी, चाहे वो वैगोटोनिया की एनहेंस हो जाए, चाहे वो सिंपैथिकोटोनिया की एनहेंस हो जाए। और दूसरी कंडीशन, अगर वो एक दूसरे को अपोजिट फेस में आ गए तो न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं, मतलब क्रॉस कर सकते हैं। तो ऐसा मिलेगा ये दोस्त। जी सर। हाँ जी, ठीक है सर। ओके, तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, मोटर न्यूरोपैथी, इसका भी एसबीएस जो है सेम मिलेगा, वही मोटोरिक कॉन्फ्लिक्ट, पैरालाइज विद फियर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल और अलाउड टू मूव, इसका भी यही है। टिश्यू इसमें वॉलेंट्री मसल शामिल है, इसमें भी स्ट्राइटेड मसल। सेरिब्रल कॉर्टेक्स गवर्न करती है, एक्टोडर्मल यानी कि नर्व सप्लाई इज इक्वल टू इनर्वेशन वाले पार्ट को। यहाँ वो दूसरा वो नहीं दिया, हालांकि सेरिब्रल मेडुला वाला अकेले दे रखा है कि वॉलेंट्री मसल यहाँ शामिल है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में सेरिब्रल कॉर्टेक्स गवर्न कर रहा है इसको, और एक्टोडर्मल यानी कि ये टोटली नर्व सप्लाई से रिलेटेड मसला होगा किसी की लेग का रेस्टलेसनेस होना। फेस कह रहे हैं रेस्टलेस लेग को बोला गया है हीलिंग क्राइसिस है, यानी कि एपिलेप्टिक क्राइसिस है। ड्यूरिंग द हीलिंग फेज यूजुअली हैंगिंग हीलिंग, द सिम्टम्स अपीयर ड्यूरिंग रेस्ट पीरियड वैगोटोनिया। अगर हैंगिंग हीलिंग हुई कहीं किसी केस में, तो ये जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम वाले या मोटर न्यूरोपैथी वाले जो सिम्टम्स हैं, ये रेस्ट पीरियड्स या वैगोटोनिया में आते हैं। कैसे? लोग कहते हैं डॉक्टर साहब अगर मैं ध्यान लगा के कुछ काम करता रहता हूं तब तो मेरे हाथ पैर कांपते नहीं, और अगर मैं अटेंशन ना दूं, ध्यान लगा के ना करूं, मेरे आराम से हूं, तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। समझ रहे हो दोस्त? डॉक्टर श्रेय,
अगर ध्यान दिलवा हाँ दो जी। तो टांग हिलाना बंद कर देता है, और इसका ध्यान जी, हटा तो टांग हिलने लगती है। तो ध्यान हटा बोले तो वैगोटोनिया में जाते ही सिम्टम अपियर हो जाता है रेस्टलेसनेस का। और अगर उसको टोक दो, उसे ध्यान दिला दो, उसे सिंपैथिकोटोनिया में ले आओ, तो वो सिम्टम चला जाता है उसका रेस्टलेस। तो ये वैगोटोनिया में टांगे हिलती हैं या लेग्स, ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम वैगोटोनिया में आएगा सिम्टम। ये तो थी रेस्टलेस सर लेग। इसमें हाँ, इसमें ये डाल सकते हैं विल लॉस मसल रिफ्यूज टू ओबे वाला रूब्रिक आएगा उसमें उसमें ये है कि आपको कहा भी गया और आप तब भी कंट्रोल नहीं कर पाए। आपको कहा, अच्छा। आपको सचेत भी कर दिया गया, और आप चाहते भी हो कि मेरा हाथ पैर ना हिले, और वो फिर भी हिल रहा। तो यहाँ आपका रिफ्यूज कर रही है मसल आपके ओबे को। लेकिन जहां आपको अलर्ट कर, आपने सुना भी होगा कि जब हम इस बच्चे को टोक देते हैं तो ये टांग हिलानी बंद कर देता है, या जब ये ध्यान देता है तब तो ये हिलाता नहीं है। और अगर इसका ध्यान कहीं और हटा, या ये नींद में है या कहीं उसमें, तो ये हिलाता है। बस ये वो हुआ ऑक्यूपेशन डाइवर्जन अमल रेट, काम में लगा हाँ, रहता है, ये वो हुआ। या थिंकिंग है ना, ये है। और डॉक्टर श्रेय की बातों को हम इन चीजों को पूरा का पूरा वो ले सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें हैं, नर्वस सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है ना। तो हाँ। ऐसा भी होता है कई बार के विल मसल रिफ्यूज टू ओबे के, हाँ यार मेरा मन तो कर रहा है लेकिन वो उसमें नहीं चल रही, या हाँ। मैं उठना काम करना तो चाह रहा हूँ पर शरीर साथ नहीं दे रहा। हाँ, लेकिन ये जो वैगोटोनिया में बता रहे हैं ना सिम्टम अपियर होने जैसी बात, तो यहाँ ये उसको ज्यादा पहले वाले एग्जाम्पल को सेट हो रहा है कि ऑक्यूपेशन डाइवर्जन एमुलरेट उसी का है ये। हाँ। ये उसी के पार्ट है, उसी के पार्ट, ये जो एक हमारा रूब्रिक है ना ऑक्यूपेशन डाइवर्जन एमुलरेट के ही, ये एक तरह से जैसे एक वो है कि कहते हैं थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट थिंकिंग, हाँ, और एमुलरेट एग्रावेट, बिल्कुल एक में ये सब वही है। थिंकिंग कंप्लेंट एमुलरेट है, ये वाला होगा यहाँ। और थिंकिंग कंप्लेंट एग्रावेट वो होगा जहां सिंपैथिकोटोनिया में सिम्टम्स बढ़ते हैं। क्योंकि थिंकिंग बोले तो सिंपैथिकोटोनिया में जाना, में जाना। हाँ, तो ये बहुत अच्छा ऑक्सैलिक एसिड शायद उसमें है, वो कौन सी है, थिंकिंग कंप्लेंट एमुलरेट एग्रावेट में। और एमुलरेट में कौन सी है? एग्रावेट में तो सीपिया सबसे पहली मेडिसिन सीपिया। और एमुलरेट में कौन सी है? तो एमुलरेट में देखो कौन सी है, वो मेडिसिन लिख लेंगे यहाँ। एमुलरेट में तो है सीपिया, एक ऑक्सैलिक एसिड भी है। एमुलरेट, हाँ, ऑक्सैलिक एसिड है, थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट एग्रावेट। अभी आपने अभी देखो डॉक्टर श्रेय की जो बात आई थी ना, डॉक्टर श्रेय बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल मिल गया कि आदमी ठीक ठाक चल रहा था, अभी एक सिंपैथिकोटोनिया हुआ था, उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक के सिस्टम की शुरुआत हो गई थी, वो ठीक होने लगा था, लेकिन फिर उनने दोबारा उस चीज को याद कर दिया, तो वो फिर दोबारा उसके सिंपैथिकोटोनिया से मिल गई और उसने दोबारा परेशानी को ज्यादा बढ़ा दिया। ऑक्सैलिक एसिड यही तो है कि मैं ठीक ठाक चल रहा था, फिर पता नहीं दिमाग में उसके बारे में सोचने लगा और फिर वो दिक्कत दोबारा पूरी बढ़ गई। सीपिया का क्या है? शुरू हो गया। सीपिया का क्या है? सीपिया का है ऑक्यूपेशन डाइवर्जन अमल रेट, बस ऑक्यूपेशन डाइवर्जन अमल रेट। हाँ हाँ, तो ये जो है थिंकिंग एमुलरेट जैसी बात हो गई, थिंकिंग कंप्लेंट एमुलरेट। और सीपिया का वो भी है, मिल जाएगा अमित शर्मा भाई, एक्जर्सन एमुलरेट, फिजिकल एक्जर्सन एमुलरेट भी है सीपिया का, डॉक्टर श्रेय। तो ये दोनों मेडिसिन यह क्लियर कर दे रही है कि कौन सी सिंपैथिकोटोनिया में आराम पाती है और कौन सी वैगोटोनिया में आराम पाती है। बिल्कुल। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिसका जैसे ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होते हैं, तो वहां पे भी ऑक्यूपेशनल डाइवर्जन एमुलरेशन हो सकता है। तो उसका मतलब कि वो रेस्ट में भी उसका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, या रेस्ट में भी काफी नहीं, जिसके दिमाग की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है और उसका डाइवर्जन ऑक्यूपेशन कर दिया जाए, बोले तो उस एक्टिविटी को कम कर दिया जाए, मेंटल एक्टिविटी को, तो ये वैगोटोनिया जैसी स्टेट में पहुंचा रहे हो आप उसे। अगर मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब सिंपैथिकोटोनिया मेंटल प्लेन पे है बहुत ज्यादा,
और यदि अब आप उसका ध्यान भटका दो तो फिर आपके उसके सिंपैथिक को टोनिया को तोड़ रहे हो, थोड़ा सा सिंपैथिक को लिटिक जैसा काम कर रहे हो आप उसका ध्यान भटका के। तो फिर इसका मतलब आप उसको जब सिंपैथिक को टोनिया को तोड़ रहे हो तो आप उसे वैगोटोनिया की तरफ को ले जा रहे हो थोड़ा सा। सिंपैथिक को टोनिया को तोड़ना भी वैगोटोनिया जैसी ही स्टेट पैदा करना है, समझ रहे हो दोस्त? पूरी वैगोटोनिया में तो आया नहीं, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ सिंपैथिकोटोनिया को आप कम कर रहे हो डाइवर्जन दे करके उसको कहीं और ध्यान भटका के, क्योंकि वो मेंटल सिम्टम्स को लेकर के, मेंटल थिंकिंग को लेकर के बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड सिंपैथिकोटोनिया में है। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो वो 100 की गिनती उल्टी गिनो, है जी, 100, 99, 98, 97, 96, 95 ऐसे कह के। तो इसका मतलब यह है कि जो उसका थॉट प्रोसेस चल रहा था, ट्रेन ऑफ थॉट्स था जो उसे नींद नहीं आने दे रहा, वो डाइवर्ट हो जाता है डॉक्टर से, और वो बंदा नींद में चला जाता है, वैगोटोनिया में चला जाता है। हालांकि दोनों में ऐसा लग रहा है कि दोनों में काम एक्ट किया जा रहा है, लेकिन दोनों में जो एक्ट किया जा रहा है उसमें भी ये देखा गया कि मोर इंटेंसिफाइड एक्शन ब्रेक हो जाता, सूदिंग हो जाता दूसरे वाले एक्शन से। लोहा लोहे को काट रहा है ये एक तरह से, यही होम्योपैथिक हो गया। जी सर। हाँ, सिमिलिया सिमिलीबस वाला हो गया ये। तो यहाँ थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और अट्रैक्ट्स एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ सो दैट हैंगिंग हीलिंग कैन कम टू एन एंड। मैग्नीशियम क्लोराइड से फुटबाथ कराना बताया इधर, CBD ऑयल, क्लासिक मसाजेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, एक्वापंक्चर, रिफ्लेक्सोलॉजी भी बताई है। स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स, योगा एटसेट्रा इसमें मदद करेगा दोस्त। तो ये था आज हमारा पूरा हो गया ये SBS ऑफ द मसल इनर्वेशन। नेक्स्ट है SBS ऑफ द मसल मेटाबॉलिज्म। इसको हम आज तो निपटा नहीं पाएंगे, कल करेंगे, और फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। कल फिर नए कल कर लेंगे इसको नेक्स्ट, उसमें SBS ऑफ द मसल मेटाबॉलिज्म को, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा कॉन्स्टिलेशन, मॉडर्न डिजीजेज। ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर चलने वाला है ये, तो इसमें बहुत अच्छे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से रिलेटेड कंडीशंस दिखाई जाएंगी सारी। और आज हम यही रुकेंगे बस। हाँ भैया, यहाँ पर ना इसमें जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर श्रेय, हमें थोड़ा सा और गहराई से सोचना पड़ेगा कि किस किस कंडीशन में हमने क्या कराया। ऑक्यूपेशन डाइवर्जन अमेलरेट का मतलब ये हो गया कि हमने सिंपैथिकोटोनिया को कम करा, हाँ, तोड़ दिया, थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया, तोड़ दिया, है ना। और इसी तरह से एक और रूब्रिक देखो कितना अच्छा आया कि थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट अमेलरेट, ये फिर सिफिलिटिक है, ये फिर कॉन्ट्राडिक्टरी सिफिलिटिक सिम्टम हो गया कि मैं अपनी परेशानी के बारे में सोचता हूँ और मुझे आराम मिल जाता है। और उसमें कैम्पर, सिकुटा, कोकुलस, हेलेब्रस, मैग्नीशियम कार्ब, पैलेडियम, प्रूनस, ये हैं। ये रूब्रिक भी बड़ा सिफिलिटिक एमेलरेशन वाला हो गया ना। बस थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट एमेलरेट, भाई सिफिलिस तो हर वो चीज होगी जो अगेंस्ट नेचुरल ट्रैक है, अगेंस्ट नेचुरल प्रिंसिपल है। भाई आपको सोचने से, आप सिंपैथिकोटोनिया में जा रहे हो, आराम में थोड़े जा रहे हो, और आपको सोचने से आराम भी मिल रहा, तो ये सिफिलिटिक एमेलरेशन है। बहुत अच्छी बात आपने कह दी। तो ये इस तरह से कौन सा एंटागोनिज्म का भी मिल जाएगा, यहाँ सिफिलिटिक एमेलरेशन भी मिल जाएंगे, ये सब चीजें यहीं क्लियर होंगी। अमित कुछ कह रहे हैं, अमित शर्मा। मतलब ये जैसे आपने कहा ना, मैं आप सब लोगों को, या जो मैं थोड़ा सा सीखने लगा हूँ, मैं इस चीज को ना, जैसे आपने बोला बिल्कुल सही यही बात हुई कि थिंकिंग कंप्लेंट एग्रावेट को, एमेलरेट को फिर हम एंटेगोनिज्म में ले सकते हैं, फिर कॉन्ट्रेरी में ले सकते हैं, फिर जितनी भी अपोजिट सिम्टम जो स्टेट हो सकती है, क्योंकि प्रोसेस तो उसमें वही चल रहा है जो उल्टा है, जो होना चाहिए उसके अपोजिट ही प्रोसेस चल रहा है। तो इससे रिपर्टरी में जाके जितने भी प्रोसेस इससे रिलेटेड रूब्रिक्स हैं उनको ले सकते हैं। हाँ। और फिर बात देखो, आपने यहाँ एंटागोनिज्म की उठाई है, तो एंटागोनिज्म में फिर हम यहाँ भी ये भी देख लें कि मेंटल प्लेन पे तो एग्जैजरेशन आ रहा है और बॉडी हो रही है स्लगिश, तो ये एंटागोनिज्म है, ये एंटागोनिज्म है बेसिकली।
अगर अदरवाइज आपका अगर माइंड हाई जा रहा है तो आपके टिश्यू बॉडी भी तो अलर्ट जोन में जानी चाहिए ना अमित शर्मा। अगर मेंटल फैकल्टी एग्जैजरेट हो रही है, अलर्ट हो रही है, तो फिजिकल को होना बनता है नहीं उसके साथ साथ। बिल्कुल। आपको बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं और उधर नींद आ रही है। जब डॉक्टर साहब मैं बहुत ज्यादा मुझे टेंशन हो जाती है तो मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाता हूं, तो ये एंटागोनिज्म है एग्जैक्टली। अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ रहा है तो नींद क्यों आएगी दीपशिखा, डॉक्टर श्रेय? बस तो वही है ना, ये सब चीजें वहां से समझनी पड़े। इसको तो आपको सोचते सोचते तो मेरे को और बहुत बढ़िया एकदम से आया। ये एक तरह से दीपशिखा या बस वो दर्द नहीं, वो कंडीशन हो गई ना कि दर्द ही दर्द की दवा हो रहा है, या मेरे को दर्द में मजा आ रहा है। थिंकिंग और कंप्लेंट एग्रावेट, वो अपने आप को कष्ट दे के मजे में आ रहा है। ये तो हो गया जब मेरे सिफिलिस। को इतना यहाँ तक तो हो गया है सिफिलिस कंफर्म, ये तो हो गया कंफर्म सिफिलिस। लेकिन अब अगर आप इसे एंटागोनिज्म का वो भी देना चाहते हो शेड, तो फिर यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि दो एक्टिविटी एक दूसरे से अपोजिट हो रही हो शरीर में, और एक फिजिकल प्लेन और मेंटल प्लेन, दोनों को यहाँ देखना है कि एंटागोनिज्म में कुछ ऐसे जाता है, या फिर फिजिकल प्लेन पे दो स्ट्रक्चर जस्ट अपोजिट चल रही हो, जो एक दूसरे के साथ नहीं चलनी चाहिए थी नॉर्मली, वो एक साथ चलने लगी हो, या जिनको एक साथ चलना था वो एक दूसरे के अपोजिट चलने लगी हो। तो ये एंटागोनिज्म को थोड़ा सा हमें विस्तार देना होगा समझने के लिए। लेकिन एक बात कंफर्म है कि सिफिलिस तो बन गया पक्का, PQRS तो बन गया। आपके दीपशिखा, डॉक्टर श्रेय, मैं एक बात बता दूं, जब भी एंटागोनिज्म का नाम आता है बॉस कहते हैं माइंड के साथ फिजिकल पे जरूर देख लेना, जरूर है। दिख रहा। मैं यहाँ पर इस चीज पे बॉस हमेशा कभी नहीं छोड़ते, इसलिए ध्यान रखना। आप एंटागोनिज्म को हटा के कॉन्ट्रेरी या कॉन्ट्रेरी डिस्पोजिशन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन डिस्पोज टू, या कॉन्ट्रेरी हो गया कि जो जिसका है उसका उल्टा तो मुझे कहना ही कहना है। अगर मेरे को कंप्लेंट के बारे में सोचने से आराम मिलना था, वो बढ़नी थी, तो मुझे तो आराम मिलेगा। अब बात समझ रहे? दिस इज कॉन्ट्रैरी, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन डिस्पोज टू। हाँ बिल्कुल कॉन्ट्रैरी। हाँ अब देखो दोनों बिल्कुल पास पास पड़े हैं, कॉन्ट्रैरी और एंटागोनिज्म बिल्कुल एक से लग रहे हैं। लेकिन एंटागोनिज्म में मुझे लग रहा है अमित भाई आपसे बात सुन के आपकी, कि एंटागोनिज्म में तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी देखना है, जबकि कॉन्ट्रैरी केवल अकेला मेंटल प्लेन से ही डिसाइड हो जाएगा। बस बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मैंने आप लोगों को एक बताया था, एक डॉक्टर पीपी वर्मा है। हाँ। वो क्या कहते हैं, अच्छा सर ऐसे दर्द हो रहा होगा, उनकी कभी भी आप बात करोगे या आपने ऐसे पेशेंट से देखे होंगे, ऐसे लोग देखे होंगे, इससे कुछ कहो पहला जवाब तो उल्टा, ना ऐसे नहीं होता भाई। हाँ। फिर बाद में मान जाएगा ना ऐसा नहीं होता भाई। जो आपने कहा उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने का उसका डिस्पोजिशन है। हाँ। उसके बाद फिर भी मान सकता है, नहीं मान सकता, ये बात अलग हो गई। लेकिन हाँ। जो आपने कहा उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, बस सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्ट होगा, और कॉन्ट्राडिक्शन के बाद फिर एंटागोनिज्म में पूरी तरह से प्रेसिपिटेट हो सकता है, नहीं तो वो कॉन्ट्रारी तक या कॉन्ट्राडिक्शन तक रह सकता है। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट क्लियर किया आज दोस्त आपने, आज कॉन्ट्रारी और एंटागोनिज्म को लेकर के, और बहुत ही अच्छा। ये एंटागोन डॉक्टर श्रेय कुछ कहना चाह रहे हैं। वैसे पवन बॉस विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं बता दूं, एंटागोनिज्म और ज्यादा सिफिलिटिक हो गया, क्योंकि एंटागोनिज्म का रूब्रिक जो है वो कंप्लीट है, एंटागोनिज्म टू वन सेल्फ, यानी कि जो मुझे करना चाहिए, मैं जो मेरा मन है मैं वो नहीं कर रहा हूं, उससे उल्टा। ये ज्यादा सीवियर होगा। ये बहुत सीवियर है, ये वन सेल्फ है। एंटागोनिज्म का रूब्रिक कंप्लीट है, ऐसा ना, ये बिल्कुल समझ में आ रही है कि एंटागोनिज्म टू वन सेल्फ पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म से जुड़ा है, और एंटागोनिज्म किसी पर्टिकुलर पार्ट से जुड़ा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ था एंटागोनिज्म, या किसी के गेट से चलने से जुड़ा हुआ है। तो एक हो गया जनरलाइज रिलेटेड टू होल ऑर्गेनिज्म, एंटागोनिज्म टू वन सेल्फ, और एंटागोनिज्म पर्टिकुलर किसी पार्ट को लेकर के भी हो सकता है। तो मुझे इसलिए ऐसा भी लग रहा है कि ये ज्यादा इंटेंस, ज्यादा सीरियस है एंटागोन जो आप बता रहे हो, ये
कॉन्ट्राडिक्शन टू वन सेल्फ वाला, ये ज्यादा सिम्प्लिटिक हो सकता है बिल्कुल। और एंटागोनिज्म मेंटल एक साथ जैसे एक रूब्रिक है कि कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशंस। तो यहाँ पर Intentions. मेंटल दोनों दिख रहा है कि एक्शंस फिजिकली वो हमें जो नजर आएंगे और इंटेंशंस जो मेंटली वो सोच रहा है। हाँ, तो ये ये कंफ्यूजन की टाइप चल तब जा रहा है। वैसे ये कंफ्यूजन की तरफ बढ़ रही है बात कि ये कंफ्यूज है, कह कुछ रहा कर कुछ रहा। और एक है क्लियर कट एंटागोनिज्म, वो कॉन्ट्रैरी। जैसे अभी अमित भाई ने कहा कि वो उसे कहोगे ऐसा तो वो पक्का ये कहता है मैं तो उल्टा ही जाऊंगा। और फिर दूसरी बात आ गई फिर एंटागोनिज्म में कब जाएगा कि वो केवल कॉन्ट्रैरी होकर के आपके कॉन्ग्रुएंस में भी हो सकता है, साथ में भी हो सकता है, और वो एंटागोनिज्म में भी बना रह सकता है। तो ये कई चीजें अलग अलग करके हम समझेंगे। और पूरे होल ऑर्गेनिज्म को जो इंफॉर्मेशन से जुड़ी होती हैं वो ज्यादा सीरियस होती हैं बजाय पर्टिकुलर ऑर्गन्स के, क्योंकि उसमें पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस खतरे में है अगर कोई ऐसी चीज आ रही है। जैसे अमित भाई ने बोला। डॉक्टर साहू कुछ कह रहे हैं शायद। जी भाई, जी डॉक्टर सर, साहू जी कुछ कह रहे हैं। जी जी। सर मैं कहना चाह रहा था कॉन्ट्रेरी के भाव को कुछ हद तक ये भी दे रहा है क्या कि मसल रिफ्यूज टू ओबे द विल। हाँ बिल्कुल, कॉन्ट्ररी ये भी है कि भाई जो ऑर्डर दिया जा रहा है उसके उल्टा चल रहा है, या नहीं उल्टा चलना जरूरी है थोड़ा सा। विल को ओबे नहीं कर रहा तो शांत पड़ा डॉक्टर साहू। अच्छा, और उल्टा चल रहा, जैसे सीपीआ का है ना, एक्शन अगेंस्ट इंटेंशन करके, कौन सा रूब्रिक है अमित? एक्शन कॉन्ट्राडिक्शन एक्शंस अपोजिट। अब वो बस है एक्शंस आर अपोजिट टू द इंटेंशन। हाँ, तो ये है एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी। और जो आप कह रहे हैं डॉक्टर साहू सर के वो आपने उसे ऑर्डर भेजा, उसने सुना ही नहीं। आपने ऑर्डर भेजा कि ऐसे कर ले, उसने करा ही नहीं। या फिर आपने ऑर्डर भेजा था उसने और उसका उल्टा करा। तो ये दो हमें ऐसे लेने, जहां ओबे रिफ्यूज कर रही है, ऑर्डर को रिफ्यूज कर रही है मसल, वो चुप भी पड़ी रह सकती है, अदरवाइज कॉन्ट्राडिक्शन में उल्टा काम जरूर करेगी, है ना सर? कुछ और आप क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप क्लियर करें डॉक्टर साहब सर। नहीं सर, आपके भाव से ही ये क्लियर हुआ। हाँ। कि इसमें रिफ्यूज टू ओबे द विल बोलने के मतलब इस भाव में ये है कि रिफ्यूज तो किया है लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी में जा रहा है या अपोजिट कर रहा है, ये कोई क्लियर नहीं है। ये जरूरी नहीं है। कर दिया वहां पे क्लियर हुआ। जी, रिफ्यूज में वो शांत पड़ा रह सकता है, आपने कई आवाज लगा ली वो उठ ही नहीं रहा, ऐसा। मतलब उसको प्लस करने के लिए बोला गया तो वो 0 पे ही रह गया और कॉन्ट्राडिक्टरी में वो माइनस में जाएगा। भाई आप जेलसीमियम होती है ना, जेलसीमियम में ये रूब्रिक है बेसिकली। तो आप जेलसीमियम को देखोगे, जेलसीमियम की जो टॉसिस है, आंखें नीचे को अपर लिड्स जो नीचे को डाउन रहती हैं और आप खोलना चाहते हो, वो उठ ही नहीं रही, वो नीचे को हैंग डाउन हो रही है। जो उसका रूब्रिक है जेलसीमियम का, बहुत अच्छा रूब्रिक है ये। और ये न्यूरोमस्कुलर मेडिसिन जो भी हैं वो ऐसे ही काम कर सकती हैं। इसको न्यूरोमस्कुलर भी मैं पढ़ा था कभी। ये ही है। हाँ, तो इसमें ऐसा है सर, वर्जन बता सकते हैं इसका। वर्जन भी यही होता है कि डॉक्टर साहब पता नहीं, मन तो कह रहा पर शरीर साथ नहीं दे रहा। हाँ, मन तो बहुत कर रहा है, मन तो खूब कर रहा है कि शरीर साथ। ये सीपीआ का और इसका हम लोगों के पास बड़ा इंडिफरेंस है, मतलब बड़ा बढ़िया एक्यूट में एक डिफरेंशिएशन है। हम पूछते हैं काम करने का मन हो रहा है या क्या है, तो 3 मेडिसिन आ जाती हैं। सीपीआ तो कहती है काम करने का कतई मन ही नहीं है। हाँ, मन घर पे जो हो रहा होते रहो। एक ये डल चिली, ये बात कर रहे हैं हम डल चिली थसलेस वाली मेडिसिन की। डल चिली थसलेस, तो उसमें सीपीआ कहती है कि काम का या किस घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा। इसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा। जेलसीमियम कहती है डॉक्टर साहब ध्यान तो जा रहा है, मन कर रहा है, पर शरीर बिल्कुल नहीं उठ पा रहा। हाथ पैर हिलना नहीं चाह रहे। और एसिड फॉस जो है वो वीकनेस और वो मोटिफिकेशन की वजह से कि वो एक तरफ को मुंह करके पड़ जाता है। सीपीआ बेसिकली मुंह ढक के सो जाएगा तो एसिड फॉस तो मुंह फेर लेता है।
हाँ। एसिड फोर्स और ज्यादा इंडिफरेंस में चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सीपी आकार उसका जैल्सीमियम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला, और एसिड फोर्स उसकी वजह से जा रहा। अदरवाइज यहाँ एक एग्जाम्पल मुझे और याद आ गया अमित भाई, हम लाइको को पढ़ते हैं जनरली, लाइको की डिजायर फॉर सेक्स तो बहुत ज्यादा होती है और बॉडी काम करती नहीं डॉक्टर साहब सर। हाँ जी। तो हाँ सर। अगर डिजायर बहुत ज्यादा डिजायर है तो इसका मतलब ऑर्डर तो बहुत ज्यादा आ रहा अंदर से नर्वस सिस्टम की तरफ से, लेकिन फिजिकल पार्ट हाँ जी। उसका, फिजिकल बॉडी उसका साथ नहीं दे रही, तो ये भी उधर ही जाएगा। हाँ जी, ये भी ये उधर भी जाएगा। वही जाएगा, हाँ, जो रिफ्यूज द हाँ जी, ओबे वाला। हाँ हाँ जी, चलो, बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत ठीक ठीक। चलो ठीक है भाई, सबको नमस्ते, सबको राम राम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। राम राम। राम 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 राम।